सुप्रीम कोर्ट गया तो वहाँ पर ये स्थिति बदली कि अब इससे बढ़िया और कोई चीज़ है ही नहीं। आप विनम्र नहीं रहेंगे, रिलीफ देने वाला है वो आपके प्रति ध्यान नहीं देता। कभी कभी क्लाइंट को डांटना भी पड़ता है तो लेकिन उसको लगे कि हमारे हित में डांट रहे हैं। तो वादविंद से बनते समय सतर्कता होनी चाहिए कि कौन ईश्वर के प्रति जो आस्था है ना, ईश्वर की आस्था एक पल भी नहीं चल पाएगा, उग्र स्वभाव के। लेकिन क्लाइंट सही हो जाएगा तो वो डांट देंगे, रिपोर्ट कर देंगे। तो पिक्चर बात बहुत था। मतलब सिविल क्षेत्र में अगर वो आना चाह रहे हैं तो क्या कहेंगे आप? ही स्कोप है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, ये माना जाता है कि अथक परिश्रम और श्रेष्ठ कर्मों के माध्यम से जो सर्वश्रेष्ठ और सर्वज्येष्ठ परंपराओं का निर्माण होता है, उन परंपराओं के माध्यम से जो आने वाली पीढ़ी होती है उनका मार्गदर्शन होता है। और जो व्यक्ति उन श्रेष्ठ परंपराओं का निर्वहन करता है उसके जीवन के बारे में जानने की इच्छा हर व्यक्ति की होती है। आज हमारे साथ महेंद्र नाथ शुक्ल जी हैं, जो सिविल कोर्ट गोरखपुर के वरिष्ठतम अधिवक्ता हैं। आप दीवानी के अधिवक्ता हैं और आपने अपने जीवन में तमाम सारी कठिनाइयों को झेलते हुए आज इस मुकाम को हासिल किया है। तो हर व्यक्ति को, चाहे वो बाध्यकारी हो, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे वो नया अधिवक्ता हो जो स्वयं इस फील्ड में अपना भाग्य आजमा रहा हो, सबको ये इच्छा होती है कि हम जानें अपने श्रेष्ठ अधिवक्ता के बारे में कि वह किस तरह से, कितने संघर्षों से, कितने मेहनत से वो विधि क्षेत्र में अपने आप को आज इस स्थान पर अपने आप को स्थापित किए हैं। तो शुक्ला जी, सबसे पहले हम आपका अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आपका भी देवी जी बहुत बहुत आभार, और आप आए, अभिनंदन है आपका। तो हम आपके जीवन वृत्त पर जानकारी चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके माता पिता कौन थे और आपका जो जन्म स्थान है, मूल जो आपका जन्म स्थान है, उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताइए। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मूलतः सिद्धार्थनगर जिले का रहने वाला हूँ। अच्छा। और बॉर्डर इलाका है, लुम्बिनी सुने होंगे नाम? हाँ, बिल्कुल। गौतम बुद्ध की, हाँ, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कपिल वस्तु है, बिल्कुल। और राजपाट उनका लुम्बिनी था। अच्छा। वो ककरावा एक लोकल मार्केट है जहाँ से 3 किलोमीटर पूर्व मेरा गांव है, बूढ़ा। अच्छा। बूढ़ा करके। अच्छा, बूढ़ा। और मेरा गांव चारों तरफ से तालाब से घिरा हुआ है। सिद्धार्थनगर पहले जो नौगढ़ था, ये तहसील थी। अच्छा। और बैडपुर मेरा ब्लॉक था, और ककरावा लोकल मार्केट है, वहाँ से 3 किलोमीटर पूर्व मेरा गाँव है। मैं मूलतः वहीं का। आपके माता पिताजी का नाम? मेरे पिताजी स्वर्गीय शिवशंकर शुक्ल, माता जी का नाम कैलाशपति था। दोनों स्वर्गवासी हो चुके हैं। अच्छा। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही, आधा किलोमीटर दूर पर 1 से 5 तक एक गांव था, झंगटी। अच्छा। प्राइमरी स्कूल था, वहाँ पर। अच्छा। और फिर 6 में पढ़ने के लिए हम गए ककरावा बाजार में। अच्छा। वहाँ से 4 किलोमीटर दूर लगभग था, तो कोई रास्ता नहीं रहता था, पगडंडी खेतों से होकर के और जाना पड़ता था। मेरी जन्मतिथि है 1/12/58। अच्छा, 1/12/1958। अच्छा। और 7th और 8th गांव में ही स्कूल खुल गया। अच्छा। तो वहाँ पर पढ़ाई हुई मेरी। अच्छा। तो 8 तक तो वहाँ पढ़े। और फिर मैं वहाँ से, हम और हमारे एक चाचा जो हमसे लगभग साल भर बड़े थे, दोनों लोग नौगढ़ में आ गए शिक्षा के लिए। अच्छा। हमारे पिताजी फिर जो है वो नौकरी के लिए चले गए बहराइच शहर में। अच्छा। नेपालगंज रोड पर। अच्छा। वहाँ कत्था फैक्ट्री थी, उसमें नौकरी। नानपारा से नेपालगंज रोड है। अच्छा, नेपालगंज। वो भी बॉर्डर इलाका है। अच्छा। तो वहाँ पर एक स्कूल था, श्री राम जानकी इंटर कॉलेज। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हम वहाँ जा करके। अच्छा। स्नातक फिर मैं आ गया गोरखपुर। यहाँ सेंट एंड्रूज से मैंने BA किया, और लॉ भी सेंट एंड्रूज से ही किया। अच्छा। तो किस सन में आप प्रैक्टिस में आए? मैं प्रैक्टिस में 82 में आया, 4/10/82 को, 82 में मैं आ गया प्रैक्टिस। अच्छा। माताजी गृहिणी थी? माताजी गृहिणी थी, गाँव पे रहती। कितने भाई थे आपके पिताजी? पिताजी मेरे 5 भाई थे। अच्छा। तो 4 हैं। पिताजी मेरे अर्ली एज में ही, 55 की एज में। अच्छा। और भाई लोग हैं। और आप लोग कितने भाई बहन हैं? मैं अकेला हूँ, 2 बहनें हैं हमारे। मैं जब BA लॉ कर लिया तो बैंक का एग्जामिनेशन देने के लिए मैं दिल्ली गया। अच्छा। कुछ लोग जा रहे थे तो हम चले गए वहाँ पर एग्जामिनेशन देने।
तो वहाँ पर दुर्भाग्य ये रहा कि ठंडक का समय था, तो कुछ दुर्भाग्य है कि मेरा उंगली कट गई। अच्छा, दिल्ली में तो मेरा पेपर छूट गया, तो मैं चला गया सुप्रीम कोर्ट को देखने के लिए। अच्छा। तो जब मैं सुप्रीम कोर्ट गया तो वहाँ पर ये स्थिति बदली कि अब इससे बढ़िया और कोई चीज़ है ही नहीं। तो मैं सीधे वहाँ से गोरखपुर आया, और एक हमारे मित्र थे, उनके बहनोई थे माननीय दीक्षित साहब, शरदचंद्र दीक्षित साहब। अच्छा, ऐसे दीक्षित जी, बिल्कुल। तो मैं उनके पास गया, तो मैंने उनसे कहा भाई कहीं आप बैठा दीजिए कहीं पर प्रैक्टिस के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, यहीं बैठो। अच्छा, दीक्षित जी के सानिध्य में आपने? उनके सानिध्य में लगभग 82 से 87 तक था। अच्छा। तो उन्हीं के साथ रह करके फिर वकालत आपने, मतलब शुरू से ही आप सिविल में ही? हाँ, सिविल में रहा मैं। अच्छा। और 87 तक उनके साथ में था। तो शादी आपकी कब हुई? हाँ, शादी का भी ये था कि जो वहाँ नेपालगंज में, अच्छा, ये पंडित चंद्रभाग ओझा TDM के प्रिंसिपल रहे होंगे। अच्छा, हाँ, यहाँ गोरखपुर एक लड़के थे अंबाशंकर ओझा, जो सेल्टेक्स अफसर थे। अच्छा। तो उनकी पोस्टिंग हुई थी वहाँ नेपालगंज में, बॉर्डर पर। अच्छा। तो वो हमारे यहाँ आते जाते थे हमेशा। तो उनके ही माध्यम से शादी हमारी 85 में उनकी भांजी से। अच्छा, वकालत में आने के बाद आपके साथ? ये ढरसी एक गाँव है बड़हल। तो आपकी पत्नी गृहिणी हैं कि? गृहिणी है, BA पास है, लेकिन गृहिणी है। क्या नाम है? पुष्पा शुक्ला। अच्छा, वो बच्चे कितने हैं आपके? हमारे पास एक लड़का एक लड़की है। अच्छा, दोनों की शादी हो गई? लड़की की शादी तो अभी किए हैं। अच्छा, अभी लड़की की शादी नहीं हुई है? लड़की नहीं की, लड़की LLM करके IMT लॉ कॉलेज में प्रोफेसर है, ग्रेटर नोएडा। अच्छा। अब थोड़ा सा जो है, जैसे वेल ड्रेस जो है, कितना ज़रूरी है वेल ड्रेस में आना, क्या बताएंगे आप? देखिए, सबसे ज़रूरी तो ये है कि भाई जैसे मान लीजिए हम 2 साल के प्रैक्टिशनर हैं, तो आपके घर वाला भी आपको मुकदमा नहीं देगा। बिल्कुल। तो पहले तो यह है कि आप छवि बनाइए कि उस स्तर का कि जो आपको लोग देखें कि ये आदमी है कौन, ये लड़का है कौन। बिल्कुल। तो वो चाहता है कि आप वेल ड्रेस्ड रहें, जिस भी प्रोफेशन में रहें। बिल्कुल। भाई यदि आप साफ सुथरा कपड़ा पहनेंगे, वेल ड्रेस्ड रहेंगे, तो जो जुडिशियल अफसर है वो भी रिकॉग्नाइज करता है। अच्छा, सीनियर का जो सानिध्य है वो कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी। जैसे आज के ज़माने में लड़के आते हैं और सीधे डायरेक्ट जो चाहते हैं कि मैं जो है, देखिए जैसे तो चूँकि आप सिविल के एडवोकेट हैं, घर में है, उसको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो कहीं भी कचहरी में पैर रखने के लिए वही बताता तो नहीं है, सीनियर को फॉलो करना पड़ता है कि सीनियर कैसे चल रहा है, कैसे अपनी बात को बता रहा है, कैसे कोर्ट को एड्रेस कर रहा है, कैसे क्लाइंट से बात कर रहा है, इसको फॉलो करना पड़ता है। और सबसे ज़रूरी है कि डेड ऑनेस्ट रहिए, अपने सीनियर के प्रति भी, अपने क्लाइंट के प्रति भी। बिल्कुल। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि भाई जुडिशियल अफसर हो सकता है उसके में बेईमानी आ सकती है, बिल्कुल। लेकिन यदि वकील है तो उसको अपने क्लाइंट के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति डेड ऑनेस्ट होना पड़ेगा, तभी आपका भविष्य कुछ आगे दिखेगा। अच्छा, जो व्यवहारिक दायरा है, जो ये माना जाता है कि जब जैसे लड़का पढ़ के जाता है और कोर्ट में पहुंचता है, तो वो जो विनम्रता होती है कोर्ट के सामने, क्योंकि आप कुछ लेने जाते हैं, याचक हैं, तो विनम्रता का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है किसी न्याय निर्णय में? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि भाई आपका प्रेजेंटेशन जो भी होता है, क्योंकि आप कुछ लेने जा रहे हैं, और कुछ लेने के लिए पहले आपको विनम्र होना पड़ेगा। हम जैसे मान लीजिए आपको ज्ञान बहुत है, लेकिन यदि आप विनम्रता से अपनी बात को नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि जो चीज़ें आप अपेक्षा करती हैं वो ना मिले। और हमारी ये अपेक्षा रहती है कि भाई वो मैं लेकर के अपने क्लाइंट को दूँ। बिल्कुल। क्योंकि हमारा जो लाउड स्पीकर है वो क्लाइंट है। जब तक आप विनम्र नहीं रहेंगे, जो आगे आपको रिलीफ देने वाला है वो आपके प्रति ध्यान नहीं देता है। भाई जो तो पीठासीन अधिकारी है, तो पहला ये है कुछ भी हो जाए, जुडिशियल अफसर से झगड़ा नहीं होना चाहिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है, हट जाइए। तो पहला तो हमारा यही सिद्धांत है, लोगों से भी और सबसे भी यही अपनाया भी कि भाई यदि आप विनम्र रहिए, बिल्कुल, और जो वो कुर्सी है उसकी गरिमा बना के रहिए। बिल्कुल, निश्चित हो। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए पीठासीन अधिकारी के प्रति जो है विनम्रता, और मुवक्किल के प्रति भी विनम्र। देखिए, आपके कहा गया है कि आपके जबान पे हमेशा
शक्कर रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब शहद होना चाहिए। शहद होना चाहिए क्योंकि और कभी कभी क्लाइंट को डांटना भी पड़ता है, तो लेकिन उसको लगे कि हमारे हित में डांट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्लाइंट के प्रति तो व्यवहार होना ही चाहिए अच्छा, सबका सम्मान होना चाहिए। भाई वो यदि आपके पास आया तो बड़े उससे आया है कि भाई हम हो सकता है हमारे वकील साहब। जैसे अभी बातचीत में आपने जो है कमीशन की बात कहा है, तो कमीशन पे हमारा सवाल भी है, लेकिन हम उसके पहले थोड़ा सा जो है जो प्लेंट है उस पर हम थोड़ा सा वो जानना चाहेंगे कि जो अभिवचन है उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सामान्यतः ये कहा जाता है कि उसमें जो है तथ्यों का वर्णन होना चाहिए, विधि का वर्णन नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि आप विशेषज्ञ हैं तो जो प्लेंट है, जो अभिवचन है, उसमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? होता क्या है कि जैसे तुरंत तो अभिवचन बनता नहीं है। बिल्कुल। कोई क्लाइंट आया आपको, उसकी समस्या को सुनिए, बिल्कुल समस्या को सुनिए और सुन करके उसको ये सोचने की कोशिश करिए कि किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत इसको मैं रिलीफ दिलवा सकता हूँ। अभिवचन जो है बहुत सूक्ष्म रूप में, जैसे होता क्या है कि आप एक प्रस्तावना हो गई, उसके बाद में उसका क्या फैक्ट है वो लिखिए। बहुत बड़ा प्लेंट जो है वो सही नहीं माना गया है, पैराग्राफ में बांट करके जो है लिखना, में बांटिए। और जैसे मान लीजिए कि पहला प्रस्तावना हो गया, दूसरा कि क्या आप चाहते हैं, कॉज ऑफ एक्शन हो गया, रिलीफ हो गया, वैल्यूएशन हो गया, इस अनुसार से ये होना। अच्छा, ये इसी तरह से जो है डब्ल्यूएस में भी आपको ध्यान देना होगा। डब्ल्यूएस में भी देना है। डब्ल्यूएस में ये जरूरी नहीं कि आप अपना कहिए कि ये मेरा कैसे मिल गया, आपको उसको रिवर्ट करना है। जब आप काउंटर क्लेम करेंगे तब आपको अपनी बात को कहना जरूरी होता है। जैसे प्लेंट की जब हम बात करते हैं, अब अगर हम प्लेंट की बात करते हैं तो प्लेंट में जैसे मान लीजिए कि हम तथ्यों का वर्णन करते हुए आ रहे हैं और उसके बाद हम रेमेडी की बात करते हैं, जो हम रिलीफ मांगते हैं, तो प्लेंट निर्मित करते समय पक्षकारों पर जो है कितना ध्यान रखना चाहिए कि हम किसको पक्षकार बनावें। हाँ, ये किसको जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी। रिलीफ आपको किससे पाना है, ये बहुत जरूरी है। मतलब ये अभी प्लेंट में अगर हम बात पत्र में इस बात का ध्यान, पार्टीशन सूट लेके आप आ रहे हैं, एक को भी कोशियर पे यदि आप छोड़ देंगे तो आपका कोलैप्स कर जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि हम किसको पक्षकार, किससे हमको रेमेडी, किसको रिलीफ पाना, किससे पाना। बिल्कुल, उसके बारे में सोचिए। प्रतिवाद पत्र तैयार होता है तो फला पैरा इनकार है, फला पैरा स्वीकार है, तो डिनायल के संबंध में जो है जरा सा हमें बताइए, हमारे दर्शकों को जो है कि डिनायल कैसा होना चाहिए। एक जो होता है डिनायल, एक होता है स्पेसिफिक डिनायल। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि ये पैरा हमको स्वीकार नहीं है, बिल्कुल इनकार है। अब क्यों नहीं स्वीकार है, ये आपको स्पेसिफिक डिनायल करना पड़ेगा। अच्छा, स्पेसिफिक डिनायल होना चाहिए, डिनायल स्पेसिफिक होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे आपने लिख दिया कि ये पैरा हमको स्वीकार नहीं है, ये स्पेसिफिक डिनायल में नहीं आता है। इसके लिए आपको अलग से लिखना पड़ेगा कि क्यों स्वीकार नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। और तमाम चीज़ें उसमें लीगल है, क्योंकि प्लेंट चलेगा कि नहीं चलेगा, बार्ड बाय लॉ है, बिल्कुल किसी एक्ट से परव्यू से बाहर है, जुडिक्शन है, वैल्यूएशन है, तमाम चीज़ें उसमें लीगल प्ली होते हैं। जो बाद पद जो है, बाद बिंदु जो तैयार होते हैं, देखिए अक्सर लोग बाद बिंदु बनाते समय या बनते समय उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल, विशेष क्योंकि सारी हैमरिंग उसी पर होती है, जो भी निर्णय आने हैं उसी पर आएंगे। बिल्कुल। बाद बिंदु से बनते समय हमारा बहुत ही इस पर अधिवक्ताओं से वो है कि उस पर सतर्कता होनी चाहिए कि कौन सा बात बिंदु बन रहा है, बिल्कुल और कौन सा नहीं। उसी पर अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण जो कार्रवाई है उसी पर डिपेंड हो जाती है। और यदि गलत बात बिंदु बन जाएगा तो जितने भी एविडेंस आएंगे, जितने आएंगे, वो कोलैप्स कर जाते हैं आपके केस। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए कि प्लेंट में जो संशोधन की बात होती है या डब्ल्यूएस में संशोधन की बात होती है, तो क्या बाद बिंदु भी संशोधित होते हैं? हाँ, हो सकते हैं। अच्छा, किसी भी स्टेज पर कभी भी संशोधित हो सकते हैं। कोई भी पक्षकार इस बात को बता सकता है न्यायालय? कोई भी पक्षकार बता देगा, या अदालत स्वयं, अदालत को है कि बिना किसी के लाग लपेट पूछे
वो कभी भी किसी अनुसार से यदि गलत इशू बन गया या सही नहीं बना तो बना सकती है, बना सकते हैं, डिलीट कर सकती है, बना सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम जो है, जैसे आपने स्पेसिफिक रिलीफ का जो नाम लिया, अक्सर कन्फ्यूजन होता है। जैसे मैं पढ़ रहा था तो उसमें जैसे मैंने देखा कि टेम्परेरी इंजंक्शन है, अस्थाई व्यादेश है, अस्थाई व्यादेश है, मैंडेटरी है, प्राइवेटरी है। तो इसमें जो है मैंने देखा कि जो प्रथम जो अस्थाई व्यादेश ही सीपीसी के अंतर्गत है, बाकी सारे व्यादेश जो है, मैंने आपसे इंटरव्यू लेने से पहले मैं थोड़ा सा अध्ययन कर रहा था तो मैं उसमें पाया कि जो है उसमें आया, बावेल साहब की किताब मैं पढ़ रहा था तो उसमें आया कि जो अस्थाई व्यादेश है, टेम्परेरी इंजंक्शन है, यही खाली इसी का वर्णन जो है सीपीसी में किया गया है और बाकी का वर्णन जो है उसमें किया गया है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में किया गया है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सेक्शन 37, 38, 39 अच्छा, ये चलता है। 37, 38, 39, जैसे 37 और 38 में प्राइवेटरी इंजंक्शन दिया, 39 में दिया मैंडेटरी इंजंक्शन दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये तो रिलीफ होता है, रिलीफ होता है, ये प्राइवेट मतलब अस्थाई व्यादेश इसको कहते हैं। हाँ हाँ, वो परमानेंट दे दिया जाता है, ये मुकदमे के दौरान शायद दिया भी नहीं जाता है, वो उसके लिए सीपीसी में दिया हुआ है। हाँ, टेम्परेरी इंजंक्शन आप लेते हैं, 39 वाला जो बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको दौरान मुकदमा कोर्ट प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करती है। अच्छा अच्छा, कि उसके अनुसार से 39 1 और 2 में दिया हुआ कि भाई यदि किसी भी संपत्ति को समाप्त होने की संदेह है या डिस्ट्रॉय होने की संबंध है या स्थिति को परिवर्तित की जा रही है तो उसको वो प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको प्रथम दृष्टया बताना पड़ेगा, प्रथम दृष्टया आपको दस्तावेजों के माध्यम से, परिस्थितियों के हिसाब से। ऐसे नहीं कि आपने मुकदमा लेके चले आए और आपको कोर्ट जो है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जैसे टेम्परेरी इंजंक्शन और को स्टेटस, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं या एक ही हैं, क्या है? एक्चुअली कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि स्टेटस को वहाँ पर होता है कि जैसे मान लीजिए कि संपत्ति के संबंध में जानकारी रिपोर्ट आ चुकी है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कमीशन गया, अमीन गया, वो रिपोर्ट आ गई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और न्यायालय को ये लग रहा है कि यही स्थिति मौके की है। अच्छा, तब वहाँ पर वो स्टेटस को का ऑर्डर करता है। अच्छा अच्छा, कि संबंध में अभी ये डाउट है कि किसका है किसका नहीं है, लेकिन संपत्ति की आकृति और प्रकृति दिखाई दे रही है, इसको प्रिजर्व कर लिया। अच्छा अच्छा, तो ये स्टेटस कोड हो गया। और जहाँ पर प्रथम दृष्टया ये लगता है कि नहीं प्लेंटिफ इंटाइटल है फॉर गेटिंग इंजंक्शन, अच्छा अच्छा, वो रेस्ट्रेन कर देगा दूसरे पक्ष को। अच्छा अच्छा, लेकिन जहाँ थोड़ा सा भी डाउट रहता है और प्रॉपर्टी लगता है कि प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करना जरूरी है, वहाँ पर स्टेटस को का ऑर्डर होता है। अच्छा, लेकिन बिना अब उसकी स्थिति की जानकारी हुए स्टेटस को नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले कोर्ट को पता चले कि मौके की स्थिति है क्या, है क्या। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि प्लेंटिफ अपना बात कहता है, डिफेंडेंट अपनी बात कहता है, लेकिन कोर्ट दोनों पे रिलाई। तो जैसे टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए तो विपक्षी उपस्थित होता नहीं है। हाँ तो वही बता रहे कि जैसे पहले दिन ही यदि कोर्ट को लगता है कि जो प्लेंटिफ केस लेकर के आया है उसमें प्रथम दृष्टया ये साबित हो रहा है कि प्रॉपर्टी उसकी है। अच्छा, जैसे प्रथम दृष्टया केस और प्रथम दृष्टया स्वामित्व में अच्छा अच्छा, प्रथम दृष्टया केस को साबित करना है, ठीक। अच्छा, दूसरा ये होता है कि तुलनात्मक असुविधा किसको हो सकती है, जैसे बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि हम कब्जे में हैं और यदि हमको आप रेस्ट्रेन कर देंगे तो तुलनात्मक असुविधा, तो सुविधा का संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरा जो देखता है कि इर्रेपरेबल इंजरी किसको है। अच्छा अच्छा, अपूर्णीय, जिसे मान लीजिए इंजंक्शन ग्रांट कर दिया जाए तो अपूर्णीय क्षति किसको होगा? किसको होगा? अपूर्णीय क्षति मतलब कि जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में नहीं हो सकती है। ये तीन। और चौथा कॉन्डक्ट बताता कि आप प्लेंटिफ का कॉन्डक्ट क्या है। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप हमारे घर में घुस आइए और कहीं साहब हम कब्जे में रेस्ट्रेन कर लिया है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो कॉन्डक्ट ये बताता कि आपका एंट्री है हुई कैसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 3-4 बिंदु है जो टेम्परेरी इंजंक्शन के पाने के ये आधार होते हैं। ये आधार होते हैं, मूलभूत आधार यही है कि अस्थायी निषेधाज्ञा पाने के लिए आपको इन 4 चीज़ों को बताना पड़ता है।
अच्छा, तो ये अस्थायी निषेधाज्ञा मान लीजिए तुरंत जो है एक रिलीफ के तौर पर मिल गई। अच्छा, ये इसी में जो है अंतर्वर्ती आदेश, इंट्रोडक्टरी आर्डर की बात कही जाती है, तो क्या ये जो आदेश होता है ये इंट्रोडक्टरी आर्डर है, ये अंतर्वर्ती आदेश है? ये जैसे कि अभी CPC में कि यदि ये बिना सुने किसी का इंजंक्शन ग्रांट हो गया, अच्छा, जैसे मान लीजिए कि अपोजिट पार्टी को नहीं सुना गया और इंजंक्शन ग्रांट हो गया, और कोई ऐसा तथ्य प्लेंटिफ छिपा करके इंजंक्शन पास कर लिया, तो वो डिफेंडेंट को उसी में राइट दिया 39 रूल 4 में, अच्छा, कि वह न्यायालय को सही तथ्य बतावे कि ये है और इस स्टे ऑर्डर जो आपने ग्रांट किया इसको डिस्चार्ज कर दिए, वेरी कर दिए, सेटिसाइड कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो विपक्षी जब वो अपनी बात बताएगा तो फिर न्यायालय उसको दूसरे सिरे से विचार, पहले दिन आप जैसे मान लीजिए कोई आदमी गलत तथ्य बता करके स्टे ले लिया, ठीक, जैसे मान लीजिए कि एक आदमी ने पहले एक बैनामा कर चुका है, हाँ ठीक, म्यूटेशन नहीं हुआ, हाँ बिल्कुल, इसी बीच में उस दूसरे को बैनामा कर दिया, बैनामा कर दिया, हाँ बैनामा कर दिया। अब दूसरा वाला आकर के कोर्ट में दिखाता कि साहब देखिए मेरे पास बैनामा है, बिल्कुल, पहला तथ्य उसने बताया नहीं, छिपा लिया। तो वो जो पहले वाले पे इंजेक्शन लिया, यदि वो आके कहता है साहब ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी बिकी हुई है, तो कोर्ट सो मोटो या फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग उसी दिन 39 रूल 4 में वो इंजेक्शन को डिस्चार्ज कर देगा, वेरी कर देगा या रेसिड। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरा ये होता है कि भाई आप अपियर होकर के अपनी बात को कहते हैं कि साहब ये परजेशन में नहीं है या जो है इनका प्राइवेसी केस नहीं है, तो सुन करके वो स्टे बकेट कर देता है। तीसरा उसमें भी रिलीफ है कि जैसे मान लीजिए कि आपको इंजेक्शन पा गए और आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़रूरी है इसको करने का, तो आप उसकी अपील भी कर सकते हैं। अच्छा, उस पार्टिकुलर उस आदेश की पार्टी ऑर्डर को भी आप अपील कर सकते हैं। अच्छा, टेम्परेरी इंजेक्शन कब परमानेंट में बदल जाता है? देखिए परमानेंट तभी, देखिए 39 रूल 1 और 2 अच्छा जैसे ही डिसाइड हो गई आपके पक्ष में या आपके खिलाफ, तो दोनों अपीलेबल ऑर्डर है। अच्छा अच्छा, उसकी अपील होगी, ठीक है, ठीक ठीक। और यदि वो परफेक्ट हो गया, अपील से भी हो गया, तो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट वो परफेक्ट बना रहेगा। वो परमानेंट हो जाएगा या परमानेंट हो जाएगा? दौरान मुकदमे के लिए परमानेंट हो जाएगा, दौरान मुकदमे तक फिर वो परमानेंट हो जाएगा। अच्छा अच्छा। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि यदि आपको टेम्परेरी इंजेक्शन मिल गई है तो वो आपका सूट भी डिक्री हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। सूट पर वो मेरिट पर फिर सूट पर मेरिट दिखाना पड़ेगा आपको, और जब आप सूट को मेरिट पे दिखा देंगे तब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत वो मतलब डिक्री पारित होती है। ये इसको ऑर्डर कहते हैं। अच्छा, उसके बाद तब फिर आप पहुंचते हैं वहाँ स्पेसिफिक रिलीफ में, मतलब टेम्परेरी के बाद जो प्रक्रिया है वो स्पेसिफिक रिलीफ, तब वहाँ डिक्री होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो एग्जीक्यूटेबल है। और ये 39 रूल 1 और 2 में यदि कोई निष्पादन नहीं है तो इसका निष्पादन नहीं है, बल्कि इसका ऑर्डर 39 रूल 2A में कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग ड्रा होता है। अच्छा 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 अच्छा, इसका अनुपालन नहीं करने वाला कंटेम्प्ट का दोषी होता है। दोषी होता है, बिल्कुल। तात्कालिक रूप से जो न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन होना चाहिए। आप नहीं करेंगे तो वो 39 रूल 2A में उसका कंटेम्प्ट के। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब थोड़ा सा मैं कमीशन की बात जो है, कमीशन अक्सर जो है हर आदमी जो CPC को जानता है वो भी, जो नहीं जानता है वो भी कमीशन जो है के बारे में वो खूब जानकारी रखता है। लेकिन चूंकि आप विशेषज्ञ हैं तो कमीशन की प्रक्रिया क्या है, ज़रा सा हमें बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, कमीशन में जैसे मतलब मौके की स्थिति के बारे में जानकारी करने के लिए साइंटिफिक होती है। जैसे मान लीजिए एक्सपर्ट रिपोर्ट आती है, कोई कहता है कि भाई हमारे द्वारा लिखा हुआ नहीं है, हमारा सिग्नेचर नहीं है, ये भी कमीशन में आता है एक्सपर्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कमीशन का ये मतलब नहीं कि भाई मौका ही देख लिया और उसको बना दिया, उसमें भी है। जैसे मान लीजिए कि नंबर का झगड़ा है, सर्वे की ज़रूरत है, तो वो सर्वे पैमाइश के द्वारा डिसाइड होगा। जैसे मान लीजिए हम कह दिए कि हमारा प्लॉट 10 नंबर में है, तो दूसरा के कहता नहीं साहब ये प्लॉट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट 11 नंबर में, कैसे डिसाइड होगा? ये सर्वे कमीशन से डिसाइड होगा। अच्छा, इसके लिए कमीशन जारी होता है? सर्वे कमीशन। सर्वे और मौके की स्थिति के बनाने के लिए अच्छा, वो जो कमिश्नर वकील है या अमीन है वो बना करके ला करके दे देता है कि मौके की स्थिति
ऑक्यूलर मतलब देखने में ये है। अच्छा अच्छा, तो ये कमीशन मौके की का जो जायज़ा है वो कमिश्नर के माध्यम से उसकी रिपोर्ट आती है? रिपोर्ट आती है। अच्छा, परीक्षा के लिए भी जो है कमीशन जारी होता है किसी का बयान लेना? जैसे मान लीजिए कोई आदमी डिसेबल्ड है या बीमार है तो एप्लीकेशन पड़ती है कि साहब इनका जो है थ्रू कमीशन जो है एग्जामिनेशन करा दिया। अच्छा अच्छा, तो ये है कमीशन की स्थिति का मतलब यह है कि न्यायालय में या तो किसी जो वर्तमान स्थिति जो वहाँ विद्यमान है उसको न्यायालय के समक्ष लाया जाए, या जहाँ पर नंबर के झगड़े हैं वहाँ सर्वे कमीशन होता है, जहाँ पर सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन का झगड़ा होता है वो एक्सपर्ट रिपोर्ट आती है उस पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे क्लियर होते हैं। बिल्कुल नहीं, दीवानी की जो प्रक्रिया है, जैसे एडजमेंट की अगर मैं बात करूं, स्थगन को लेकर के दीवानी प्रक्रिया संहिता में संशोधन भी हुआ कि स्थगन आपको जो है किसी मामले में 3 बार से अधिक नहीं मिलेगा। और क्या है ये इसकी जो क्या है, देखिए एक पक्ष तो कभी नहीं चाहता है कि प्रोसीडिंग चले, दोनों में से एक पक्ष तो कभी नहीं चाहता है, उसका तो उद्देश्य है कि उसको लिंगर करना। लेकिन अदालत का भी ये उद्देश्य होता है, ये कर्तव्य है कि भाई हर स्टेज पर तो एडजर्नमेंट नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। लेकिन वो जो 3 एडजर्नमेंट आया है उसको लोगों ने डिफाइन कर दिया कि स्टेज वाइज, जैसे इशूज बनने में भी 3 आ गया, गवाही में भी 3 आ गया, मतलब इस तरह से लेते हैं। लेकिन अदालतें यदि सतर्क रहें तो हमको नहीं लगता है कि कोई एडजर्नमेंट की कार्रवाई चल पाएगी। नहीं, जैसे अक्सर दीवानी प्रक्रिया के बारे में कहा जाता है ना, लेंदी प्रोसीडिंग है, और जो है 4.5 करोड़ मामले जो पेंडिंग है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। उसका कारण है जो लेंदी प्रक्रिया है, जो मेरा अपना है कि जो ये आपकी न्यायिक प्रक्रिया जो सुलभ और सस्ते में आ गई ना, ये सबसे बड़ा कारण है। आपको कोर्ट फीस एक्ट जो है 1872 का है, बिल्कुल, और उस समय 500 रुपया कोर्ट फीस जो आज आप दे रहे हैं उस समय भी वही कोर्ट फीस थी। बिल्कुल। आज जो ये भीड़ लगी हुई है उसका केवल कारण है कि जो कोर्ट फीस है वो वही है। बिल्कुल, तो एक पक्ष तो चाहता है ना कि दूसरे को हरेस करना। बिल्कुल। जैसे इसमें अधिनियम में ही आपके जो है एक्ट में, जैसे रेस जुडिकेसा है, रेस सब जुडिस है, इन सब के बाद भी अगर पेंडेंसी बढ़ते, तमाम सारे ऐसे मामले होते हैं कि पता चला कि एक नेचर का मामला डिसाइड हो गया है, फिर उससे संबंधित चल रहा है, तो इस पर किस तरह से निगरानी जो है न्यायालय रख पाती? वो होता क्या है, अभी आया कि मान लिया ऑलरेडी सेम मैटर डिसाइड हो चुका है। बिल्कुल। रेस जुडिकेटा वहाँ है कि जैसे कोई चीज़ फाइनलिटी डिसाइड हो गई, फाइनल डिसाइड हो गए किसी भी उसके संबंध में, तो दोबारा उस संबंध में आप मुकदमा नहीं ला सकते। लेकिन यदि कोई ला दिया तो उसके लिए भी डिसाइड होने के लिए भी 4 साल लग जा रहे हैं। वही चीज़ क्योंकि हम लोगों ने उठाया कि आर्डर 7 रूल 11 में ये रेस जुडिकेटा का उठता था कि ऑलरेडी ये डिसाइड हो चुका है, ये चलेगा नहीं। लेकिन तमाम उच्चतम न्यायालय की ये प्रक्रिया है कि रेस जुडिकेटा की आप प्रिलिमिनरी स्टेज पर डिसाइड नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए कि पहले वाले सूट में काज ऑफ एक्शन का कुछ और है, प्रॉपर्टी वही है, दूसरा जो सूट लेके आए उसमें काज ऑफ एक्शन दूसरा है। बिल्कुल, पक्षकार वही हैं, लेकिन काज ऑफ एक्शन बदल गया। तो 7 रूल 11 तो इनिशियल स्टेज पर जो है मामला खारिज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप काज ऑफ एक्शन नहीं लिखे हैं, आपने बिल्कुल मतलब किसी भी कानून के द्वारा वो चल नहीं सकता है, तो फर्स्ट स्टेज पर ही इसकी खारिजी की व्यवस्था कहा जाता है कि किसी भी प्लेंट को बिल्कुल आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। वो 711 में उसको मतलब इसको गहनता से अगर न्यायालय इस पर ध्यान दें तो हमें लगता है कि पेंडेंसी जो है बहुत जीरो हो जाएगी। ये यहाँ है न्यूनता कहीं से है कि जो है वो मामला जो है टेकअप हो जाता है। एडमिशन की अदालतें भी में काम करते हैं, चलो ठीक है देखेंगे। तो पेंडेंसी का कारण है कि जितने मुकदमे डिसाइड नहीं हो रहे हैं उससे कई गुना लग जा रहा है। ठीक, अच्छा सर, एक सवाल तो हमको पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन चूँकि विधि का मामला है, विधि को उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि और उत्तराधिकारी, इन दोनों में क्या अंतर है, जरा सा हमको बताइए। जैसे मान लीजिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफ द सूट किसी पक्षकार की डेथ हो, ठीक,
तो वो लीगल एयर शब्द दिया हुआ। लीगल एयर, बिल्कुल शब्द दिया है। और उत्तराधिकारी जो है वो सक्सेशन एक्ट में जाएगा, बिल्कुल जेडे एक्ट में जाएगा। तो विधिक प्रतिनिधि जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी संतान हो, विधिक प्रतिनिधि कोई भी हो सकता है। जैसे और जो उत्तराधिकारी है वो हमें लगता है कि वो उसकी औलाद हो सकती है। औलाद हो सकती है। जैसे कभी कभी होता है कि बाद मित्र के रूप में दावा आता है, तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन वो उत्तराधिकारी नहीं है। मान लीजिए कि वो मर गया तो ऐसा नहीं कि वो बाद मित्र उसकी प्रॉपर्टी पा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बात को चला सकता है। बात को चला सकता है, बिल्कुल। तो कभी कभी आप जैसे खेत वाली ज़मीन है, मान लीजिए कि प्लेंटिफ जो आया है वो खेत के संबंध में दावा दाखिल किया, उसके पास मान लीजिए 4 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, मैरिड हो चुकी हैं, बिल्कुल, तो वो लीगल एयर शब्द है यहाँ। लीगल एयर शब्द, तो जितने उसके लीगल एयर होंगे सबको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। वहाँ ये नहीं देखना कि कौन ये प्रॉपर्टी पाएगा कौन नहीं पाएगा, मतलब सबका पक्ष जानना चाहिए, सबका पक्ष जानना। वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया, रिप्रेजेंटेटिव हो गया। लेकिन अब जैसे उत्तराधिकारी के रूप में जाएगा तो मैरिड डॉटर उत्तराधिकारी उसकी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के बारे में ज़रा सा, नए अधिवक्ता हमारे जो आते हैं तो ये उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जो है इसका कहाँ सवाल उठता है, कहाँ से ये जो है इस बात को कहाँ एराइज होता है ये सवाल? सक्सेशन एक्ट है सेक्शन 372। अच्छा, उसमें यह है कि जैसे कोई आदमी LIC है, बैंक मतलब FD है, बैंक है, मतलब जहाँ भी जिसमें रुपए का अच्छा संदाय होता हो और वो बिना किसी उसके डेथ कर गया हो, विल ना किया हो या जो भी कोई नामिनी ना हो, बिल्कुल, तो डेथ कर गया हो, तो उस पैसे को पाने के लिए सेक्शन 372 में हम लोग अच्छा उसकी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए आप आवेदन करते हैं? आवेदन करते हैं। अच्छा, और उसमें जितने उसके लीगल एयर होंगे, चाहे मैरिड डॉटर हो, अनमैरिड डॉटर हो, सन्स हो, वाइफ हो, जितनी हो सबको वोट देता है। सबको पार्टी बनाना, सबको सूचना देना पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो इसमें कोर्ट फीस भी देनी होती है? उसमें कोर्ट फीस जिस समय ऑर्डर होता है, ऑर्डर होने के बाद वो कोर्ट फीस एक्ट के तहत उसमें दिया हुआ स्लैब, अच्छा, ऐसे कैसे कैसे होगा, और वो आप कोर्ट फीस एक्ट दाखिल मतलब स्टैंप दाखिल करते हैं। अच्छा, कोर्ट फीस स्टैंप दाखिल करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो सर्टिफिकेट जुडिशियल स्टैंप जो होता है, जुडिशियल स्टैंप, बिल्कुल बिल्कुल, उस पर वो बंद करके आता है। लेकिन कभी कभी मैं आपको ध्यान दें कि जैसे लोग नामनी का है न, कभी कभी तमाम लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, साहब हम नामनी हैं। अच्छा, नामनी का ये मतलब नहीं कि आप उसके इंटाइटल्ड हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा क्लियर करना। नामिनी कोई जरूरी नहीं है कि उत्तराधिकारी हो। उत्तराधिकारी हो, नामनी का ये नहीं मतलब कि वो उसका इंटाइटल्ड है पाने का। नामनी का मतलब ये है कि वो उसको निकालेगा और जो उत्तराधिकारी होंगे उनको देगा। बड़ा कंफ्यूजन है पूरे समाज में। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो नामनी हैं, हम ही ले लेंगे, हम ही इसके मालिक हैं। नामिनी होना उस संपत्ति का मालिक होने का अधिकार नहीं देता है। ये देता है कि आप निकालेंगे और उसके जितने उत्तराधिकारी होंगे सबको आप अच्छा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसके 2 अक्षम पुत्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अक्षम पुत्र है, हाँ बिल्कुल, उसने अपने भाई को नामनी बना दिया कि भाई आप पैसा निकाल करके और इनको दिए। अब वो उसका भाई कह देगा नहीं हम ही हमारा ही है, तो वो जो अक्षम पुत्र है उनका क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो उनके संरक्षण के ही लिए उनको नामिनी बनाया गया। तो ये गलत लोगों में भावना है, जो लोग आते हैं साहब तो नामनी है। नामनी का ये मतलब नहीं है कि आप उसके उत्तराधिकारी हैं। नामनी का ये मतलब है कि आप उसको निकालिए और जितने उसके उत्तराधिकारी हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करें। हो सकता है आप भी उत्तराधिकारी हो। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी आपका वो नहीं। बहुत सारी बातें हुई हैं विधि फिलहाल जो है सिविल के क्षेत्र की, चूँकि इतना बड़ा इसका दायरा है कि इस पर जो है कई दिन बात हो सकती है, लेकिन आपके माध्यम से जो हमारे जो नए अधिवक्ता हैं उनको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। जो समाज के जो जागरूक व्यक्ति हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी होगी। तो अब मैं थोड़ा सा विधि से हट के थोड़ा सा आपके सामाजिक जीवन पर मैं आना चाहता हूँ कि जैसे आप अधिवक्ता परिषद से भी आपका जुड़ाव है, तो अधिवक्ता परिषद क्या है, किस तरह से काम करती है, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, अधिवक्ता परिषद जो है ये राष्ट्रीय स्वयं संघ की एक
अनुसांगिक संगठन है। अच्छा। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, विद्यार्थी परिषद है, ऐसे अधिवक्ता परिषद भी उनकी एक अनुसांगिक संगठन है। ये अधिवक्ताओं का है? ये अधिवक्ताओं का है। पूरे भारतवर्ष में यह अधिवक्ताओं के बीच में काम करती है। अच्छा अच्छा। और उसका उद्देश्य ही है कि अधिवक्ताओं को ट्रेंड करना, अच्छे अधिवक्ताओं को लाना। अच्छा। उनको राष्ट्र के रूप में, मतलब राष्ट्र प्रेम जागृत करना उनके अंदर करना का उनका उद्देश्य है। बिल्कुल। वो ये खाली प्रोफेशन में न इन्वॉल्व है, राष्ट्र के प्रति भी उनका कुछ दायित्व हो, उसके प्रति सजग और सजग रहे। अच्छा, आप तो यहाँ जिला अध्यक्ष भी थे? जिला अध्यक्ष था, फिर प्रदेश उपाध्यक्ष रहा। अच्छा अच्छा। इस समय अच्छा, तो अच्छा ये बताइए कि आप ईश्वर आस्था, जो ईश्वर के प्रति जो आस्था है, उसमें आप कितना विश्वास रखते हैं, कितना महत्व देते हैं? कि बिना ईश्वर की आस्था एक पल भी नहीं चल पाएगा। बिल्कुल। जब तक, और ईश्वर की आस्था ही सकारात्मक ऊर्जा देता है। जैसे कभी कभी हम थोड़ा उग्र स्वभाव के, लेकिन मैं यहाँ से जैसे चलता हूँ तो मैं ईश्वर से कृपा करके मैं प्रार्थना करता हूँ कि भी कचहरी में पूरा 4 बजे तक कूल माइंड से मेरा स्वभाव यथावत बना रहा है। ठीक है। तो काफ़ी प्रयत्न करता हूँ कि ईश्वर कहीं कोई, लेकिन कभी न कभी दोपहर में कहीं में हो जाता है। तो अच्छा अच्छा। क्लाइंट सही हो जाएगा तो वो डांट देंगे, रिपोर्ट कर देंगे। तो ईश्वर की कृपा तो बहुत रहती है उसकी प्रति। मतलब कुल मिला के जो चीज़ आपको मिल रही है, आप ईश्वर को उसके लिए धन्यवाद दें। एकदम एकदम। आप ये मत समझें कि ये सिर्फ मैं स्वयंभू मत बनिए। नहीं, लिखा है साहित्यकारों ने कि परम विचित्र यंत्र है जग है, उसी शक्ति से चलता, मत करना अभिमान मिले जो तुझको कभी सफलता। दो चीज़ें, जैसे मद और श्रीमद। मद होना ये बहुत खतरनाक चीज़ है। श्रीमद होना ये बड़ी अच्छी बात। जैसे मान लीजिए हमको राष्ट्र से अत्यधिक प्रेम है, आपसे भी ज़्यादा प्रेम है, ये श्रीमद में आ जाएगा। अच्छा अच्छा। ईश्वर से मुझे बहुत प्रेम है, ये घमंड है हमको, ये श्रीमद में आ जाएगा। लेकिन ये देखें कि हम ही से बड़ा कोई अधिवक्ता इस कचहरी का नहीं है, ये मद है। ये मद है, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मित्रवत संबंधों को आप कितना महत्व देते हैं? मित्रवत में मैत्रीपूर्ण संबंध जो है, हमारा थोड़ा जो स्वभाव है इंट्रोवर्ट है। अच्छा। बहुत ज़्यादा घुल मिल करके रहने की प्रवृत्ति नहीं है और बहुत लिमिटेड। लेकिन एक सीमा तो होगी जरूर। हाँ, कोई ऐसा तो है नहीं भाई। मित्रों के संबंध में तो चाणक्य ने लिखा है कि विद्या मित्रम प्रवासे च, भार्या मित्रम गृहसु च, व्याधितस्य औषध मित्रम धर्मम मित्रम मृत्युश्च। मतलब सन 80 से हम लोग 5 लोग हैं। अच्छा। आज भी जुड़े हुए हैं। एक हमारे बगल में ही है, हमारे मित्र है, राय साहब है। अच्छा। वाले ये है। एक रेंजर साहब थे, रिटायर हुए, एक बैंक में थे, एक रेलवे में इंजीनियर थे और एक फर्टिलाइजर में थे। ये 5 तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे मित्रों की परख करना ये बहुत सामान्य चीज़ नहीं है। मित्र बहुत आसानी से बना लेना है कि यदि आप 60 साल के हैं और अकेले हैं तो बूढ़े हैं, और यदि 2 मित्र हैं आपके साथ तो 30-30 साल के हो। अच्छा। यदि 4 हो गए तो 20-20 साल के हो। तो इसलिए मतलब युवा बनने रहने के लिए अच्छे मित्र की जरूरत पड़ती है। बहुत जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि अच्छे मित्रों को हम किष्किंधा कांड में ही तो शायद भगवान श्री राम जी ने कहा है ना कि देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई, विपत काल कर सतगुण नेहा, सुरति कह संत मित्र गुनेहा। कि जो देने लेने में शंका ही न हो और विपत्ति काल में जो है वह जो इसने प्रेम और जो बल है वो 100 गुना बढ़ जाए, जो है ये मित्रवत संबंधों की बात। हम लोगों ने देखा है कि अपेक्षा और उपेक्षा, यदि अपेक्षा जैसे ही आप करेंगे आपकी उपेक्षा होनी शुरू हो जाएगी। कमजोर की मदद कोई नहीं करता है। अपने आप को मजबूत बनिए, फिर आपके साथ कोई चलेगा। सर, एक सवाल मैं अक्सर पूछता हूँ, जैसे जब एडवोकेट सेक्स बना 1961 में इन्फोर्समेंट हुआ था, तो उस समय हमें लगता है कि प्रदेश में 32-35 ज़िले रहे होंगे, अधिवक्ताओं की संख्या बहुत कम रही होगी, लेकिन उस समय बार काउंसिल में 25 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। आज 75 ज़िले हो गए हैं उत्तर प्रदेश में और अधिवक्ताओं की संख्या नियर अबाउट 4 लाख हो गई है जो है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक ज़िले के लिए एक बार काउंसिल का सदस्य निर्वाचित हो और जो नए अधिवक्ता हैं
भारी भरकम रजिस्ट्रेशन फीस इनसे ली जा रही है, 25,000, 30,000, 20,000 इस तरह की फीस है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए बहुत अच्छा ये है, मेरा ये अनुमान है या मेरा सुझाव है कि हर ज़िले से होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हर ज़िले का व्यक्ति जा करके अपनी बात को वहाँ पर कहेगा। और जो ये रजिस्ट्रेशन सरल बनाइए, उसकी सरल, और उसमें रहे कि जो भी चाहता है वही इतनी बड़ी फीस आप कर देंगे। वैसे ही वो घर के जैसे कोट बैंड हम पहन लिए तो घर वाले समझते हैं कि इसकी तो नौकरी लग गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कुछ सीखने आया है, भाई उसको स्टाइपेंड दीजिए, उसकी लाइब्रेरी के दीजिए। अच्छा, आपकी हॉबी पर थोड़ा सा मैं सवाल पूछ लूँ कि जैसे मान लीजिए बचपन में खेल के प्रति, कविता के प्रति, फिल्म के प्रति, क्या साहित्य के प्रति? मैं तो पिक्चर बात बहुत था, पिक्चर बहुत। अच्छा, पिक्चर देखते थे? बहुत देखता था। अच्छा, 400 एक ही साथ देखता था, एक ही दिन में देखता था। कोई फिल्म जो अभी तक आपको भूली ना हो? नहीं, ऐसा तो नहीं रहता था। अच्छा, केवल एक उसके लिए कि क्योंकि होता क्या था कि मैं इंट्रोवर्ट था। अच्छा, भीड़ में रहता नहीं था, तो मन को ही समय काटने के लिए पिक्चर ही सबसे बढ़िया चुपचाप देखते तो गुनगुनाने की आदत भी रही होगी आपकी? लेकिन उस हॉबी को भी जब मैं प्रैक्टिस में आया और जब अलग हुआ अपने सीनियर से, तो उसको भी मैंने छोड़ दिया। चलते चलते जो नए अधिवक्ताओं को, जो नए अधिवक्ता प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं, दीवानी में कितना स्कोप है? मतलब सिविल क्षेत्र में अगर वो आना चाह रहे हैं तो क्या कहेंगे आप? बहुत ही स्कोप है, लेकिन डिवोटेड रहना पड़ेगा और उसके लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। और सीनियर जैसे होता है कि सीनियर को फॉलो करो, जैसे जूनियर तो 10 से 5 वहाँ काम किया, उसके बाद में चला गया, लेकिन उसके बाद में सीनियर का काम शुरू होता है। उसके बाद शुरू होता है सीनियर जो है वो रात को 12 बजे 1 बजे तक पढ़ता अपनी फाइल को। बिल्कुल बिल्कुल तभी बिल्कुल। ना सुबह जा करके। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब जूनियर का काम खत्म होता है तब सीनियर का शुरू होता है। तो सबसे बढ़िया ये है कि जूनियर्स को कि भाई आप डिवोटेड रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं है कि हम क्रिमिनल भी कर लें, सिविल भी कर लें, रेवेन्यू भी कर लें, यहाँ भी कर लें, वहाँ एक तरह कहीं भी आप अपने को डिवोटेड रखिए। और सिविल में तो अपार संभावनाएँ हैं। बिल्कुल। यहाँ तो इतने जैसे आर्बिट्रेशन आ गया, कमर्शियल कोर्ट आ गया, लैंड एक्विजिशन का आ गया, हाँ तमाम में आ गए, मतलब तमाम तरह के स्कोप है। मतलब भविष्य बेहतर है। गार्जियंस हैं, उनको ये मान के चले कि उनका बच्चा नौकरी नहीं पाया है, वकील उनको सहयोग करना, उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बेसिक आवश्यकताएं पूरी करिए, तभी वह कुछ आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से। दर्शकों, आपने देखा कि महेंद्र नाथ शुक्ला जी ने बेहतर तरीके से विधि के क्षेत्र में किस तरह से आपको स्थापित करना है अपने आप को, बहुत बेहतर जानकारी दिया है। और अपने जीवन वृत्त के बारे में जो बताया है, निश्चित रूप से उससे आपको प्रेरणा मिलेगी और आप भी अपने जीवन में उसको आत्मसात करेंगे। आपने कार्यक्रम देखा, निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा। शुक्ला जी, आपने अमूल्य समय दिया। एक छूट गया। हाँ, बताइए। मैं का वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रहा आपके। अच्छा, बार का। जब मधुसूदन भाई पहली बार अध्यक्ष लड़े, अच्छा, मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पहली बार में जीता, उनसे ज़्यादा वोट पाया था। अच्छा। तो ये कला कहीं, मतलब ये अंदर, हाँ, चुनाव तो नहीं लड़ा कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल। ये उसका अवसर मिला तो उसका आपने लाभ, निश्चित रूप से। लेकिन 2005 के बाद कभी कोई चुनाव भी नहीं लड़ा। शुक्ला जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया और हमसे बात किया, हमारे दर्शकों को बढ़िया अच्छी बातें आपने बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बातें जो निकली हैं बिना आपके प्रेरणा से नहीं हो सकता था। देखिए, इसको करने के लिए नेचर हमारा जाए, इसको करने के लिए आपने 2 महीना तक जो है। बिल्कुल। हाँ, हमने प्रयत्न किया और वो आपकी महानता है, कितने दिन तक रुके रहे। नहीं तो कोई भी कहता ये धैर्य का अनुपालन होना चाहिए ना। तो धैर्य अगर का अनुपालन होगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप इतने दिन तक इंतजार किया आपने, तो अच्छी चीज़ पाने के लिए प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी। आप सिविल के एडवोकेट हैं, आपने अच्छी बातें बताया, तो उसके लिए हमें प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। अच्छा, नमस्कार।